Hi everybody, welcome to PIB Insights. Today we will get some static overview of World Economic Forum and then we will move on to an initiative which has just been launched. Okay, so अब ये न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज 15 to 19 जनवरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग्स चली हैं. 19 को हमारे टॉपिक्स कुछ और थे PIB सेशन में, सो उस दिन हम इसको कवर नहीं कर पाए थे. आज हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में देखेंगे. RBI ग्रेड बी के सिलेबस को अगर आप देखो तो उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मेंशनड है. एक तो जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. नेक्स्ट है उसमें रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन. तो अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो उसमें आपका वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO और ऐसे बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज से आप उसको लिंक कर सकते हो. जैसे UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNEP, यूनेस्को, यूनिसेफ, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं. उसी में से एक है WEF. अब ये UN की बॉडी नहीं है बट इसके बारे में फिर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखो तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है. एंड आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी जब हम उस अलायंस के बारे में रीड करेंगे, उस इनिशिएटिव के बारे में देखेंगे जो जस्ट अभी लॉन्च हुआ है. इसके बाद अगर हम बात करें रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन की, तो उसमें वैसे फोरम्स या वैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो रीजनल लेवल पे वर्क करते हों एंड इंडिया उसका पार्ट हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से. जैसे अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस के हिसाब से. वैसे डायरेक्टली मेंशन नहीं है लेकिन आप रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन से इसको लिंक कर सकते हो. उसके बाद किसी टाइम पे सार्क बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हुआ करता था, ठीक है. अब इसकी मीटिंग्स नहीं होती, तो ये एक खैर अलग इशू है कि क्यों नहीं होती. बट सार्क हो गया, बिम्स्टेक है, उसके बाद हम आसियान की बात करते हैं. तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर फोरम्स हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो उसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की. टॉपिक को समझने के बाद मैं आपके लिए कुछ होमवर्क भी दूंगा. ऑफ कोर्स क्वेश्चंस तो हैं ही, और आज इसी टॉपिक पे हमने दो क्वेश्चंस रखे हैं. तो एक तो आपका स्टैटिक ओवरव्यू कवर हो जाएगा उससे, एंड जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसमें इस इनिशिएटिव के बारे में बात की जा रही है एंड वहाँ से आपको देखना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा. होमवर्क में मैं आपको कुछ एक छोटा सा टॉपिक दूंगा, तो वो आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करना है क्योंकि हो सकता है उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कुछ ना कुछ, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड या फिर आप ऐसे समझ लो कि कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्यों है, क्यों उसको इस्टेब्लिश की जा रही है. जब तक ये आप नहीं समझोगे तब तक ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझना मुश्किल है. सो अगर हम बात करें, अगर आपने स्टैटिक चैप्टर्स पढ़ रखे होंगे जैसे हमारे भी कोर्स में ऑलरेडी अपलोडेड है, या फिर आपने कुछ अगर दूसरा कोर्स भी सब्सक्राइब कर रखा है तो आई एम श्योर कि वहाँ भी ये चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी. सो अगर हम बात करते हैं दो टाइप के मार्केट फॉर्म्स की, जो दो मेजर हैं, जिसमें एक है सबसे पहला कैपिटलिस्ट मार्केट और दूसरा सोशलिस्ट मार्केट, ठीक है. तो ये कैपिटलिज्म सोशलिज्म इनके बीच में डिबेट काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही है. अब जैसे इंडिया में अगर आप पॉलिटिकल न्यूज़ को कवर करते हो तो आपको बहुत बार ये सुनने को मिलेगा कि ये सरकार अंबानी अदानी की सरकार है, या फिर ऐसे एलिगेशंस लगते रहते हैं कि कोई गवर्नमेंट किसी आई मीन प्राइवेट सेक्टर की बात करो तो किसी कंपनी को बहुत ज़्यादा फेवर कर रही है. ऐसे एलिगेशंस लगते रहते हैं टाइम टू टाइम. अब जैसे डीमोनेटाइजेशन लॉन्च हुआ था, जब डीमोनेटाइजेशन अनाउंस की गई थी उसके नेक्स्ट डे ही आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में पेटीएम की एक फुल पेज वहाँ पे ऐड आई थी. एंड उसके बाद धीरे धीरे फिर जियो का आपको न्यूज़ सुनने को मिला होगा. तो बहुत सारी ऐसे इवेंट्स होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि कोई सरकार या फिर उनकी कोई पॉलिसी किसी खास सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रही है. सो अब इसको क्या नेगेटिव लेंस से देखना सही है, जस्टिफाइड है, क्योंकि हमें ये पता है कि जब तक ऑर्गेनाइजेशंस या जब तक स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम नहीं बनेगा तब तक बड़े लेवल पे जॉब क्रिएट कर पाना किसी भी कंट्री में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है. तो क्या हम ये मान सकते हैं कि कैपिटलिज्म हमेशा गलत ही होती है, या फिर जो कैपिटलिस्ट माइंड के लोग हैं तो क्या उनकी कोई रेलेवेंस इकोनॉमी में है ही नहीं. क्योंकि अगर आप दूसरे साइड को देखो, अगर आप सोशलिस्ट कंट्रीज़ को अगर आप अच्छे से मॉनिटर करो, देखो कि उनकी ग्रोथ अभी कहाँ पे है, पहले वो क्या थे, तो आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल मिलेगा अर्जेंटीना का. ये कंट्री एक टाइम पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर आप डेवलपमेंटल लेवल पे देखो हर पैरामीटर पे ये कंट्री पहले बहुत अच्छा वर्क कर रही थी, ठीक है. इनकी पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी ज़्यादा थी. एंड ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं. इनफैक्ट लैटिन अमेरिका में एक टाइम पे ये रीजन बहुत ज़्यादा
प्रॉस्पेरस हुआ करता था, ठीक है। बट इन्होंने बाद में सोशलिज्म के रास्ते को ऑप्ट किया। इसके वजह से इनको नुकसान ये हुआ कि अगर सारे के सारे सर्विसेज किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अगर वो फ्रीली अवेलेबल कराती है, ये सोच के कि जो भी नेशनल रिसोर्सेज हैं उस पर सबका इक्वल राइट है, अगर इस माइंडसेट के साथ हर सर्विसेज को फ्री कर दिया जाए, फ्रीली अवेलेबल कर दिया जाए, तो इसका जो एकदम इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है वो लोगों के माइंडसेट पे, वो ये कि लोग फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके दिमाग में आ जाती है कि मुझे बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है ईजिली, ठीक है। तो जो हार्ड वर्किंग लोअर क्लास होता है किसी भी कंट्री का, उनमें काम करने की वो भूख, वो मोटिवेशन कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो लाइवलीहुड अर्न करते हैं, वो हंगर, ठीक है, वो फायर उनमें फिर बाद में नहीं रहता उतना। एंड इस वजह से अर्जेंटीना को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई जब उन पे बैन लगा कि वो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई बीच में, तो फिर ये उनकी पर कैपिटा इनकम भी घटती चली गई। एंड ऐसे ही आप बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ को भी देख सकते हो, ठीक है, जो सोशलिज्म के रास्ते पे चलते हैं एंड बहुत ही हार्ड कोर होके, मतलब जो आइडियलिस्टिक ऐसे अप्रोच होती है सोशलिज्म को इम्प्लीमेंट करने की या सोशलिस्ट आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की, अगर उस पर बहुत एक्सट्रीम कोई कंट्री चली जाए तो उनको बहुत दिक्कत होती है। रशिया का एग्जांपल आप सबके सामने है। चाइना जो कि सोशलिज्म का ही हम उसमें बोल सकते हैं कि एक्सट्रीम फॉर्म था, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही स्मार्टली प्ले किया, उन्होंने बिजनेस में सोशलिज्म को नहीं आने दिया। पॉलिटिकल जितने भी रिसोर्सेज थे उस पर उन्होंने अपना कंट्रोल बनाए रखा, लेकिन साथ ही साथ ग्लोबली जितने भी इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन या फिर आप ऐसे बोलो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको उन्होंने इनवाइट किया और अपने टर्म्स थोड़े से रखे, बट उन्होंने उनको इनवाइट करके वहाँ पे बिजनेस सेटअप करने में उनकी हेल्प की। एंड इसी का रीज़न है, इसी के वजह से रादर कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खास करके चाइना का जो रोल है भी ग्लोबली, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अराउंड 85% गुड्स जो हैं वो चाइना में मैन्युफैक्चर होकर फिर बाहर किसी और कंट्री में जाते हैं। सो वो इसलिए भी कि उन्होंने बिजनेस को काफ़ी सपोर्ट किया, ठीक है, बहुत ही फ्रेंडली टर्म्स पे। बाद में भले रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने बढ़ा दी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन शुरू में एटलीस्ट उन्होंने बहुत अच्छे से समझा के इनवाइट किया लोगों को। अब सोशलिज्म कैपिटलिज्म इनके बीच का आपने समझ लिया, एंड आई एम श्योर आपने इसके बारे में रीड कर रखा होगा पहले भी, ठीक है। तो इसको समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर हम देखें तो जो इंडस्ट्रियल हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जब तक कोई गवर्नमेंट उनके साथ इंगेज नहीं करेगी तब तक मास लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आपको पता है जैसे इंडिया में है, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को अगर आप देखो तो हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से उतनी सीटें उसमें नहीं रखी जा सकती, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं की जा सकती, तो प्राइवेट सेक्टर का आई मीन एक रॉबस्ट ऐसे फ्रेमवर्क होना, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। जब तक प्राइवेट प्लेयर्स आगे नहीं आएंगे तब तक मास लेवल पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती लोगों को, एंड इसका इम्प्लीकेशन फिर बहुत और दूसरी जगह पड़ेगा, पॉवर्टी पे, हंगर पे, ये सब पे उसका बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके लिए इंडिया जैसे कंट्री में खास करके जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एंड दूसरे कंट्रीज़ में भी, जब तक आप कैपिटलिज्म के कुछ फीचर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक इकनॉमी की हालत अच्छे से सुधरने वाली नहीं है। हमने सोशलिज्म को भी ऑप्ट करके देख लिया, बल्कि हमें खुद को सोशलिज्म दिखाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सोशलिस्ट वर्ड भी ऐड किया है प्रीएम्बल में, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब 1970s का टाइम ऐसा था जब ग्लोबली बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे। इसी टाइम पे ऐसा हुआ कि आपने सुना होगा कि पेट्रो डॉलर नाम की कोई चीज़ आई, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। उसमें एक नीड फील हुई कि ठीक है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस अपने जगह पे है, वो अपने हिसाब से काम करेंगी, बट कोई ऐसा फोरम होना चाहिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे वेरियस कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स वो आके जितने बिजनेसमैन हैं, ठीक है, उनके साथ वो वहाँ पे इंगेज करें। एंड ये जो बिजनेस प्लेयर्स हैं, ये अगर किसी कंट्री की बात से, किसी कंट्री के गवर्नमेंट के आइडिया से अगर इम्प्रेस्ड हुए तो फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जा सकती है। मतलब जब ये स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उस समय इसका नाम कुछ और हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे उस समय वो यूरोप सेंट्रिक था, ठीक है। एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है OECD, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब ये भी जब लॉन्च हुई थी, जब स्टार्ट हुई थी, तो ये यूरोप सेंट्रिक ही थी। उस समय इसका नाम हुआ करता था OEEC, ठीक है। बाद में इसको
इसको थोड़ा सा ग्लोबल फोरम बनाने के लिए इसके नेम को चेंज किया गया एंड बहुत सारे और दूसरे कंट्रीज़ को जो यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं हैं उनको भी फिर बाद में इंगेज किया गया। तो ऐसे ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ भी था। सो धीरे धीरे करके, ठीक है, जो 70s के टाइम की जो थोड़ी बहुत आप ऐसे बोल सकते हो कि जो डिस्ट्रप्शन था मार्केट में, सो इसी को ठीक करने के लिए बस ये था कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया सो दैट बहुत सारे कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स और ख़ास करके उस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स वो मार्केट के मतलब जितने की बिजनेस प्लेयर्स हैं उनके साथ मीटिंग करें, उनके साथ डायलॉग्स करें और फिर अपने आइडियाज़ को वहाँ पे बताएं कि हम क्या क्या करने वाले हैं अपने कंट्री के लिए। एंड इसमें किसी भी कैपेसिटी में अगर किसी बिजनेसमैन को लगे कि हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारे लिए वहाँ पे बिजनेस का स्कोप है, क्योंकि इन दी एंड कोई भी कंट्री चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो और इसमें कंपनीज़ का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो जिस भी बिजनेसमैन को लगे कि हम इस आइडिया में या फिर इस ऑब्जेक्टिव में अपना रोल प्ले कर सकते हैं तो फिर उस कंट्री में जाके वो इन्वेस्ट करते थे। अब इसको एक बार थोड़ा सा फैक्चुअली देख लेते हैं ऑर्डर में। तो 71 में स्टार्ट किया गया इसको। जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया उनका नाम था क्लाउस श्वाब। ये एक जर्मन नेशनल थे। इनफैक्ट अभी भी हैं ये। उसके बाद जो वहाँ पे फोकस हुआ करता था वो ये कि पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल एंड अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी, मतलब इनको स्टेक होल्डर बनाया जाए, इनके साथ बैठ के डिस्कशन की जाए। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो बाकी के कीवर्ड्स लिखे हैं, बिजनेस वाला तो पार्ट आप समझ रहे होगे, पॉलिटिकल वाला पार्ट भी समझ रहे होगे, लेकिन जो बाकी के दो लिखे हैं कल्चरल एंड लीडर्स ऑफ सोसाइटी, ये लिखना यहाँ पे इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो सोशलिस्ट माइंड के लोग हैं या फिर कंट्रीज़ हैं उनको भी बताना ज़रूरी है कि बिना प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ के किसी भी कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो सकती। बहुत सारे कंट्रीज़ ने ये मॉडल, सोशलिज्म का मॉडल ऑप्ट किया एंड वो अभी तक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाए हैं। जो थोड़ी बहुत एक ग्रोथ स्टोरी हमें दिखी थी टर्की में, सो वहाँ पे भी अब सिचुएशन कुछ ड्रास्टिकली वहाँ पे चेंज हो चुकी है। ठीक है, सो इसलिए कल्चरल एंड लीडर्स ऑफ सोसाइटी इसको यहाँ पे ऐड करना ज़रूरी था कि ये फोरम सिर्फ गवर्नमेंट्स को और उसके बाद बिजनेस प्लेयर्स को बस इन्हीं पे फोकस नहीं है, ये बाकी जो हमारे सेक्टर्स हैं, सोशल सेक्टर्स हो गए, इनके भी लीडर्स को इनवाइट करके उनके साथ डिस्कशन करने पे फोकस करता है। उसके बाद जो मैंने बोला कि जब ये स्टार्ट हुआ था 71 में, इसका नाम कुछ और था और ये यूरोप सेंट्रिक था। तो आप इसके नेम से यहाँ पे देख सकते हो, यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम, ये उसका उस समय नेम हुआ करता था। सो नेम से ही क्लियर है कि ये यूरोप सेंट्रिक प्लेटफॉर्म हुआ करता था पहले। फिर बाद में क्या हुआ, 87 में इसको रीनेम किया गया और इसका नाम आ गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो मतलब कि जो इनकी यूरोप पे जो इनका फोकस था पहले, अब ये ग्लोबल फोरम बनना चाहते थे सो दैट पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ को इनवाइट करके एंड उनके साथ डायलॉग्स यहाँ पे की जाए। 2015 में इसको फॉर्मल रिकॉग्निशन मिली फ्रॉम दी स्विस गवर्नमेंट। तो स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद फिर ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे जगह WEF को इनवाइट किया गया एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब अगर हम इसके इंसेप्शन को देखें कि व्हेन इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट ईयर वाज 2015, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर्स है जिनेवा में। जिनेवा में और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं, तो आप नेट पे सर्च करो, देखो कि कहाँ कहाँ मतलब किस किस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स आपको जिनेवा में मिलेंगे। ओके, बट अभी जो मीटिंग हुई है वो जिनेवा में नहीं हुई है, वो हुई है डावोस में। तो मान लो अगर हम फेज़ 1 GA की बात करें तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत आराम से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा, दोनों सिटीज़ सेम कंट्री में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स कहीं और पे है, बट अभी जो एनुअल मीटिंग हुई है वो कहीं और पे हुई है। तो ये आप ध्यान रखना, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर्स है एंड मीटिंग हुई है कहाँ पे, डावोस में। ओके, अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट फोरम G20, इसका भी इंसेप्शन आपको WEF मीटिंग से लिंक्ड मिलेगा। जैसे 1998 में इन्होंने बोला कि ठीक है, हम WEF के अंडर ग्लोबली जितने इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं या फिर जितने भी कंट्रीज़ हैं रादर, तो सबको इनवाइट करेंगे, तो यहाँ पे ग्लोबल इशूज़ पे बात होगी। ठीक है, बट एक कोई ऐसा फोरम होना चाहिए अलग से जिसमें टॉप 20 या फिर जो टॉप इकोनॉमीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड, तो उनके लीडर्स आके एंड फिर वो अच्छे से बात कर पाए, राइट। क्योंकि ऐसे मीटिंग्स में जो कंट्रीज़ जिनकी इकोनॉमीज़ बहुत अच्छे से रन हो रही है, उनके पास कंट्रीब्यूट करने को बहुत कुछ होता है
ठीक है, क्योंकि यही ऐसे कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते होंगे या फिर ग्लोबल इकनॉमी में इनका जो स्टेक है वो बाकियों से बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो कोई ऐसा फोरम जो सिर्फ फोकस करे टॉप इकोनॉमीज़ पे एंड वो आके आपस में अपनी बात कर पाएँ, इसके लिए एक अलग से फोरम होना चाहिए। सो G20 का आइडिया भी WEF के मीटिंग के टाइम पे ही दिया गया था, राइट। एंड ये कब हुआ है? 1998 में, ठीक है। 1998 में इसका आइडिया WEF मीटिंग में दिया गया। 1999 से G20 की मीटिंग्स स्टार्ट हो गई थी, बट उस समय जो फोकस था वो था कि हर कंट्री के फिनेंस मिनिस्टर्स, ठीक है, वो उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। ईयर 2008, उसके जस्ट पहले ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस हो चुकी थी, ठीक है, और इसके सिम्टम बहुत पहले से दिखाई देने लग गए थे। सो अब ये नीड फील हुई कि सिर्फ फिनेंस मिनिस्टर्स के मीटिंग से काम नहीं चलेगा, हमें इसको थोड़ा सा और ब्रॉडन करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर G20 में 2008 से समिट लेवल पे मीटिंग्स स्टार्ट हो गई। अब समिट का मतलब क्या है? समिट वैसे हम बोलते हैं कि ठीक है, जो टॉप लेवल के लोग हैं वो आके मिल रहे हैं वहाँ पे। तो मतलब कि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, उनको इनवाइट किया जाने लगा फ्रॉम 2008। उसके पहले बस फिनेंस मिनिस्टर ही G20 में पार्टिसिपेट किया करते थे। सो ये एक फैक्ट है जो आपको नोट करना है। उसके बाद एक जो बहुत अच्छा टर्म इन्होंने दिया WEF ने, वो दिया स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। तो जो मैं आपको पहले बिगनिंग में समझा रहा था कि कैसे सोशलिज्म कैपिटलिज्म इनके बीच में कैसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, दोनों कैसे इकोनॉमी को अलग अलग लेंस से देख रहे होते हैं। तो इसी ब्रिज को इसी गैप को थोड़ा कम करने के लिए ये टर्म दिया गया कि स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का मतलब ये हो गया कि जो एंटरप्रेन्योर है या फिर जिसने कोई स्टार्टअप ऐसे फाउंड किया हो, ठीक है, इस्टेब्लिश किया हो, सिर्फ उसके प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है इसमें। वो बिजनेस आइडिया जिसको भी इम्पैक्ट कर रहा हो, इंक्लूडिंग जो उसके कस्टमर्स हैं, इंक्लूडिंग जिस इकोसिस्टम में वो वर्क कर रहा हो, ठीक है, जिस एरिया में वो वर्क कर रहा हो, तो वहाँ के सोशल ग्रुप्स, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारे तरह के कॉस्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम लार्जली देखें तो इसमें एक हो गया प्राइवेट कॉस्ट और दूसरा हम देखते हैं सोशल कॉस्ट। तो जब भी कोई कंपनी अपना बिजनेस कर रही होती है तो वो सोसाइटी को भी बाय एंड लार्ज इम्पैक्ट करती है। तो इसलिए जो सोसाइटल पैरामीटर्स हैं या फिर फैक्टर्स हैं, उसको भी देखना होता है कि कोई कंपनी कुछ ऐसा काम ना करे जिसमें सोसाइटल लेवल पे कुछ लॉस हो या फिर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए सोशल ग्रुप्स को भी स्टेक होल्डर बना के, एंड और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं इसके अलावा, तो सबको एक साथ बुला के एंड फिर बात की जाए कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है पूरे कंट्री की, वो कोई एक कंपनी नहीं कर सकती। तो इसीलिए ऐसे मीटिंग्स में जहाँ पे कि वेरियस जो कंपनीज़ हैं, MNCs हैं, तो उनके लीडर्स आते हैं, उनके मतलब CEOs हो गए, चेयरपर्सन्स हो गए, वो यहाँ पे आ रहे हैं एंड सारे लोग बैठ के बात करेंगे कि कैसे एट लार्ज सोसाइटी को हम बेनिफिट पहुँचाएँ। सो ये टर्म इन्होंने दिया। तो इस टर्म को भी आपको देखना होगा, क्योंकि अगर किसी भी इनिशिएटिव से रिलेटेड, ठीक है, कुछ ऐसा आपको मिल जाए देखने को, तो वो फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसके ऊपर कुछ बात हुई है। नीति आयोग का एक डिस्कशन पेपर अभी रिलीज़ हुआ है, उसमें उन्होंने बात की है कि कैसे पिछले कुछ सालों में इंडिया ने कैसे बहुत ज़्यादा लोगों को जो हमारी एक्सट्रीम ऐसे पॉवर्टी होती है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, उससे कैसे लिफ्ट किया है। तो जो MPI इंडेक्स होता है वो चाहे UNDP का हो, ठीक है, या फिर नीति आयोग का भी इसी बेसिस पे है। सो ये इंडेक्स एक खास कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो ये सब आपको देखना होगा अच्छे से। सो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड एक स्टैटिक आपको कॉन्सेप्ट मिल गया कि स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा और सर्च करना कि इसकी मीनिंग क्या है, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं जिस टॉपिक पे या फिर जिस न्यूज़ पे बेस्ड हमारा आज का सेशन है, वो ये था कि एक नया अलायंस लॉन्च किया इंडिया ने, ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। तो यहाँ से आपको समझ में आ रही है बात कि कैसे हम जेंडर जस्टिस को इंश्योर करेंगे इस अलायंस से। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, एक एक करके उसको हम देखते हैं। सबसे पहले ये कि जो ऑफिशियल डेलीगेशन गया है डावोस में इंडिया को रिप्रेजेंट करने, तो वहाँ पे इस टीम को लीड कर रही हैं स्मृति जुबिन ईरानी, ठीक, जो हमारी WCD मिनिस्टर है, और इसके अलावा माइनॉरिटी अफेयर्स को भी ये पोर्टफोलियो को हैंडल करती हैं। जो ये टीम लेके गई हैं उसको बोलते हैं वी लीड लॉन्च, ठीक है। तो GA में ये भी आ सकता है, ओके।
इसके अलावा अब ये है क्या, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, नॉलेज शेयरिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द आइडेंटिफाइज एरिया ऑफ विमेंस हेल्थ, ये कीवर्ड पे ध्यान देना आप, हेल्थ, एजुकेशन एंड एंटरप्राइज। तो मतलब कि हेल्थ की भी बात हो रही है, उनके एजुकेशन की भी बात हो रही है, और आगे चल के वो क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसकी भी बात हो रही है। अब ये तीनों कीवर्ड्स को अगर आप देखो तो अब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इससे लिंक्ड है, क्योंकि नाबार्ड के एग्जाम में SDG 5 पे क्वेश्चन था, जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर जस्टिस पे। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, जो ऐसे ऐसे टॉपिक्स आप डिस्कस करोगे, रीड करोगे, तो आपको ये भी देखना है साथ ही साथ कि कौन सा SDG या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इससे लिंक किया जा सकता है। कुछ दिनों पहले हमने जल जीवन मिशन के बारे में रीड किया था। तो जब भी ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़ो, जैसे मैंने बोला कि आपको लिंक करना है कि कौन सा SDG इससे लिंक्ड है, ठीक है। तो जो SDG 6 है वो वाटर की बात करता है कि सेफ एंड अफोर्डेबल वाटर टू ऑल। तो ऐसे ऐसे करके आपको हर टॉपिक से रिलेटेड SDG को देखना है। जब आप इसको बार बार रीड करोगे तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। अगर आपने एक बार में रीड करना शुरू किया कि 1 to 17 जितने भी SDGs हैं उसके नाम आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप कोई पार्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो तो एक एक करके करोगे तो वो याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब इसी को नीचे मैंने लिख दिया है कि अगर हम बात करें हेल्थ की तो उससे रिलेटेड जो SDG है दैट इज 3। अगर हम एजुकेशन को देखें तो उससे रिलेटेड है SDG 4, और जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, तो इससे रिलेटेड हो गया हमारा क्या, SDG 5। और फिर ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट SDG 17। अब ये जो SDG है ये डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे आज के टॉपिक से, अलायंस से। तो SDG 17 जो बात करता है कि ऐसे ग्लोबल पार्टनरशिप्स फॉर्म किए जाने चाहिए जिससे इंश्योर किया जा सके कि ग्लोबली हर इंडिकेटर पे या फिर हर पैरामीटर पे डेवलपमेंट हो सके अच्छे से। तो इंडिया ने भी बहुत सारे अलायंसेस को लीड किया है, जैसे कि आपका इंडियन सोलर अलायंस है, ठीक है। तो 2015 के आसपास इसको स्टार्ट किया गया था। उसमें भी इंडिया की पोल पोजीशन है, मतलब इंडिया इसको लीड कर रहा है फ्रांस के साथ। उसके बाद अभी जो G20 की समिट मीटिंग हुई तो उसी टाइम पे इंडिया ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया। तो ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स जो इंडियन गवर्नमेंट जिसको कि स्टार्ट कर रही है या फिर जिसको लॉन्च कर रही है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, तो उसका आपको नोट अलग से बनाना है, ठीक। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हो गया SDG 17 से। अब अगर आप बात करो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का तो उसको भी आप लिंक कर सकते हो SDG 17 से। कैसे? तो बायोफ्यूल जो होता है वो कार्बन एमिशन को कम करने में हेल्प करेगा। अगर कार्बन एमिशन कम होती है तो इससे इन्वायरमेंट रिलेटेड बहुत सारे इशूज सॉल्व हो सकते हैं। तो ये फिर डेवलपमेंट में ही आता है। इसके ऊपर भी हमारी बात हो चुकी है कि कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्रोथ जो है वो हम मेजरेबल पैरामीटर्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं ग्रोथ में, जैसे नेशनल इनकम है, ठीक है। और डेवलपमेंट में क्या होता है कि कई सारे सोसाइटल पैरामीटर्स भी देखे जाते हैं, जैसे उसमें हेल्थ हो गया, एजुकेशन है और बाकी की चीज़ें हैं। ओके, फिर वापस आते हैं इस पर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। वो क्या क्या है अब, तो इसको इंडोर्स किया है WF ने, क्योंकि एनुअल मीटिंग के टाइम पे ही, ठीक है, बिटवीन 15 to 19 जनवरी, उसी टाइम पे ये लॉन्च हुआ है। इसको फिनेंशियल सपोर्ट एंड ओवरऑल सपोर्ट वो मिल रहा है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से। अब यही यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है BMGF, ठीक है, BMGF। और ये फाउंडेशन, ये NGO जिसको कि ओबियसली माइक्रोसॉफ्ट से या फिर उनके फाउंडर्स से काफ़ी सारी फंडिंग मिलती है, बट ये NGO बहुत सारे एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोऑपरेट करके एंड फिर उन एक्टिविटीज़ को करता है। तो इनका कंट्रीब्यूशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आप नेट पे सिंपल सर्च करो एक कि किस किस इंडियन इनिशिएटिव्स में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने कंट्रीब्यूट किया है, तो आपको बहुत लंबी लिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी आराम से, जहाँ पे भी इनका कंट्रीब्यूशन है। ओके, अब जो दूसरा फैक्ट है इससे रिलेटेड वो ये कि एक बार ये अलायंस अपने प्रॉपर शेप में आ जाए, जब ये फंक्शन करना स्टार्ट कर दे, सो यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो CII के सेंटर फॉर विमेन लीडरशिप के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होगी।
मतलब यहीं पे सारी चीज़ें डिज़ाइन होंगी एंड उनको फाइनली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये एक फैक्ट हो गया। दूसरा कि अगर हम बात करें नेटवर्क पार्टनर की, तो वो है WEF। नेटवर्क पार्टनर इसका WEF है। अब नेटवर्क पार्टनर की मीनिंग क्या है और ये क्यों इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है? तो आप ऐसे समझना, नेटवर्किंग की मीनिंग क्या होती है बेसिक, कि आपको बहुत सारे लोगों के साथ जब आप कनेक्ट होते हो तो उसी को हम बोलते हैं नेटवर्किंग। WEF का रोल यहाँ पे ये है कि जितने इंडस्ट्री लीडर्स जो इन मीटिंग्स में आते हैं, ठीक है, या फिर जो WEF से कनेक्टेड है, तो उनको इसके बारे में बताना, इस अलायंस के बारे में बताना, एंड इस अलायंस को जो भी सपोर्ट चाहिए वो हो सकता है मतलब फिनेंशियल सपोर्ट हो, या फिर इसके अलावा भी कैसे ये अलायंस ग्लोबली और अच्छे तरीके से वर्क कर पाए, इसके लिए जो सपोर्ट मिलना चाहिए, तो वो सपोर्ट दिलवाने का काम वो है WEF का। कैसे? तो जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनको कनेक्ट करेगा WEF विद ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। अच्छा, उसके बाद जो हमारा इन्वेस्ट इंडिया है, तो इन्वेस्ट इंडिया इसका इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है। और इन्वेस्ट इंडिया, इसके बारे में आप थोड़ा सर्च करना, हम इसको संपूर्ण में कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इन्वेस्ट इंडिया का काम है कि जो हमारा स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है जैसे, ठीक है, अब उसके लिए कैसे ग्लोबल प्लेयर्स को, ठीक है, या फिर मेक इन इंडिया हो गया, तो कैसे ग्लोबल प्लेयर्स को इंडिया में लेके आया जाए एंड उनको जो भी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए तो वो इन्वेस्ट इंडिया प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए इस अलायंस के लिए भी इंस्टीट्यूशनल पार्टनर बनाया गया, किसको? इन्वेस्ट इंडिया को। ठीक है, इसकी बात फर्स्ट टाइम हुई थी जब दिल्ली डिक्लेरेशन, जो G20 लीडर्स की डिक्लेरेशन थी, उसको हम दिल्ली डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। तो उसी टाइम पे इसके ऊपर भी बात हुई थी कि कुछ ऐसा विमेन लेड, या फिर आप ऐसे बोल लो विमेन ओरिएंटेड अलायंस बनाना चाहिए ग्लोबली। पहले से UN विमेन करके ऑलरेडी UN की बॉडी एक है, ठीक है, बट अलग से भी कुछ इनिशिएटिव्स हों, इसकी बात यहाँ पे G20 लीडर्स समिट के टाइम पे या उसके पहले जो बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रहे थे, जो बहुत सारी मीटिंग्स हो रही थी G20 लीडर्स की, तो उसमें ये बात फर्स्ट टाइम बोली गई थी। अच्छा, बाकी जो फैक्ट्स हैं वो हमने एक एक करके देख लिया। जितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए कि इसके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्या क्या लिंक्ड है। जैसे क्वेश्चन अगर बहुत ऐसे टफ बनाना हुआ तो आपसे कुछ ऐसे पूछा जा सकता है कि जो प्राइमरी एंड स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है उससे कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिंक्ड हैं। तो आप 3 चीज़ें जरूर याद रखना, एजुकेशन, हेल्थ और उसके बाद एंटरप्राइज। ये 3 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको अगर याद रह गए तो उससे रिलेटेड फिर आप SDG पिक कर सकते हो ऑप्शन से। तो ये आपको देखना है। ओके, सो इस अलायंस से रिलेटेड सारे फैक्ट्स हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सिर्फ WEF के बारे में। इसमें इस अलायंस के बारे में कोई स्टेटमेंट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और इसका आंसर आप बताओ कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछा गया है इस ग्लोबल गुड अलायंस के बारे में। तो जितने भी की फैक्ट्स है उसी को यूज़ करके यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर किसी भी स्टेटमेंट पे डाउट हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, फिर मैं आपको आंसर उसका बता दूंगा, राइट। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।